हेलो गाइस। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल तक समझ लिया था। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम कैसा होता वो हमने देख लिया था। रदरफोर्ड के बाद में नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे बोहर। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट कैसे हुआ उस पे हम डिस्कस करेंगे। यानी हमारा टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो हेडिंग क्या हो गई हमारी? डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स का एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो इससे पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि रदरफोर्ड कहां स्लिप हुआ, रदरफोर्ड कहां उसका ड्रॉबैक रहा, वो देखते हैं। बोहर ने क्या देखा कि कोई भी जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। कोई भी जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है कि ये जो एलिमेंट है वो इस एनर्जी का स्पेक्ट्रम शो करेगा। एवरी एलिमेंट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अब जो ये स्पेक्ट्रम वर्ड है इसको थोड़ा सा समझते हैं कि स्पेक्ट्रम वर्ड का मीनिंग क्या है। एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रम है उसका मतलब होता है रेंज। एक नॉर्मल वर्ड अगर हम समझे कि स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है, स्पेक्ट्रम मतलब एक रेंज। कैसे? ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से सिर्फ एक ही रेंज की रेडिएशंस निकल रही हैं। मान लो 5 जूल की एनर्जी निकल रही है, सिर्फ इससे क्या निकल रही है? सिर्फ 5 जूल की एनर्जी निकल रही है। तो इसकी स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलेगी? सिर्फ एक लाइन मिलेगी। वो कितने एनर्जी की मिलेगी? 5 जूल एनर्जी की हमें मिलेगी। तो इसका स्पेक्ट्रम में क्या मिलेगी हमें? सिर्फ एक लाइन मिलेगी। तो ऐसा कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया? ये लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। कितनी जूल की? 5 जूल की। एक ये बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। इस बॉडी से भी रेडिएशंस निकल रहे हैं और इससे मान लो जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो 5 के भी निकल रहे हैं, 3 के भी निकल रहे हैं, 10 के भी निकल रहे हैं। तो इसमें स्पेक्ट्रम में भी लाइन मिल रही है, रेंज मिल रही। कितनी रेंज है इसमें? 3 लाइन है। ये भी क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम। एक है बोलो कि हमारे पास हमें तो सबसे 0 से लेके 1 से लेके 10 तक कंटिन्यूअस निकल रही है, कोई भी देख लो। तो ये स्पेक्ट्रम कैसा हुआ? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हुआ। तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? एनर्जी, कि किस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी वहां से निकल रही है। समझ में आ गया बात? तो एलिमेंट, हर एलिमेंट की क्या क्या होता है? एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है कि वो उतनी ही एनर्जी एमिट होगी। समझ में आ रही बात? हर एलिमेंट का क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, किससे एक स्पेसिफिक एनर्जी एमिट होगी। वो क्या होगा? उसका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम हो गया। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में बाहर निकलती है? एवरी एलिमेंट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, मतलब वो एनर्जी बाहर निकलेगी, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होगा उसको। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में बाहर निकलती है? दिस एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो एनर्जी जो निकलती है किसके फॉर्म में बाहर निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में बाहर निकलती है। आगे बात समझ में आपको? जैसे थोड़ा और समझ लेते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। ये एक आयरन पीस लिया, लोहे का टुकड़ा लिया, रोड, इसको गर्म किया हमने। शुरू में इसका कलर रेड हो जाता है, फिर कैसा हो जाता है? और गर्म करते हैं लास्ट में तो व्हाइट भी हो जाता है, और गर्म करते हैं लास्ट में कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। तो इसकी में स्पेक्ट्रम में रेड व्हाइट ब्लू
ये रेंज हो गई कि नहीं हो गई? वही क्या इसका स्पेक्ट्रम हो गया। और ये जो रेज जो निकलती हैं इसकी, ये कौन सी रेज निकलती हैं? दीज रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो वेव्स है वो कौन सी वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो पहले हम समझते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में समझेंगे। EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोबारा समझो, देखो कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? इससे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तक रीड कर लिया था। अब क्या पढ़ रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स के एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो क्या ऑब्जर्व किया बोहर ने कि एवरी एलिमेंट हैज ए स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एंड दिस स्पेक्ट्रम कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये एनर्जी निकलती है, किसकी फॉर्म में निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो हम पहले डिस्कस किसको कर ले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। देखो समझना, नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों इसको भी बोला ये समझा। इस वेव में, ये समझना, इस वेव में दो फील्ड होते हैं। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अनदर इज मैग्नेटिक फील्ड। ये समझिए आप, ये दो प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। समझ में आ रहा है आपको? ये एक हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। इसमें एक फील्ड है वो वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। एक फील्ड इसके परपेंडिकुलरली हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। ये जो वर्टिकल प्लेन है इसमें चलो कर लिया अपन, इसमें कौन वाइब्रेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल है उसमें अपन ने कंसीडर कर लिया, क्या वाइब्रेट कर रहा है? वर्टिकल प्लेन में क्या वाइब्रेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल में कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। इसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक क्या अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? एक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों फील्ड वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। किसकी तरह? वेव की तरह। और जो वेव है, जो उसकी चलने की डायरेक्शन है, इन दोनों प्लेन की परपेंडिकुलर है। इन दोनों ही के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या इसकी स्पीड है। और ये जो स्पीड होती है इसकी कितनी होती है? लाइट की स्पीड की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो वेव है, ऐसी जो वेव होती है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। And what is electromagnetic wave? Those waves in which electric field and magnetic field vibrate, oscillate perpendicularly to each other, and the direction of propagation is at normal. Both electric field and magnetic field are called electromagnetic wave. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलरली होते हैं। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इनके भी परपेंडिकुलरली क्या चलती हैं? इनके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है कि ये इस साइड में चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। ऐसी वेव्स जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। समझ में आ गया होगा आपको? अब एक अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो किसके बेसिस पे अलग अलग होती हैं? उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनका वेवलेंथ क्या है, उनकी, उस पे हम डिस्कस करेंगे। मतलब अब जो देखेंगे, देखो शुरू से देख दोबारा।
एलिमेंट का क्या होता है? करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके। करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम किसके फॉर्म में बाहर निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में बाहर निकलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। इनके परपेंडिकुलरली लाइट वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है। इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज, उसके करैक्टरिस्टिक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के करैक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये समझ लें आप। ये मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया, एक वेव बन गया यहां से। इस एक ऑसिलेशन में जितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड लैम्डा वेवलेंथ। दिस वन इज द wavelength and it's represented by lambda. Then what is lambda? The distance covered by electromagnetic wave in one oscillation. एक ऑसिलेशन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसी को क्या बोलते हैं अपन? लैम्डा वेवलेंथ। मींस अपन एक तो पॉइंट पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया? वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। दूसरा समझते हैं, इसमें जितना टाइम लगेगा, इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसको क्या बोलेंगे अपन? टाइम पीरियड। एंड इट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल टी। एक ऑसिलेशन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। इसमें जितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी डिस्टेंस कितनी है? लैम्डा। टाइम कितना लगा? टी। तो स्पीड निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते अपन? स्पीड, स्पीड कितनी आ जाएगी भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने? लैम्डा। टाइम कितना लगा? टी। और स्पीड किसकी वेलोसिटी के इक्वल होती है? इनकी लाइट की स्पीड के इक्वल होती है इनकी स्पीड। तो सी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। आगे समझते हैं। हर वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंट बाय न्यू। न्यू इस तरीके से इसको बनाएंगे अपन, न्यू वी की तरह, थोड़ा सा बस कर्व होता है न्यू। इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यू। न्यू न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? समझना, आप ध्यान से समझना इसको, लॉजिक को। टी, टी क्या है? टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं? 1। टाइम पीरियड क्या है? द टाइम इंटरवल इन विच वन ऑसिलेशन कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। चलो इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं 5 सेकंड है। तो 5 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए थे? 1। भाई 1 ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है वही क्या होता है? टाइम पीरियड। और वो कितना है किसी वेव का? 5 सेकंड है। तो 5 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हुए? 1। 5 सेकंड में ऑसिलेशन हुआ 1। 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे? दैट इज विल बी 1/5। होंगे कि नहीं होंगे? And oscillation in 1 second is called frequency. इसी का नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी। कितनी ऑसिलेशन 1 सेकंड में कंप्लीट करेगा वो? वही क्या? उसकी फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया होगा आपको। देन व्हाट इज 5 क्या था? टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या? न्यू इक्वल टू 1/t। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1/5। 5 क्या था? टाइम पीरियड। तो न्यू इक्वल टू क्या हो गया? 1/t। देन न्यू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/t। t क्या है? टाइम पीरियड। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स आएगी नहीं आएगी? तो कितनी डेफिनेशन हो गई? लैम्डा। एक ऑसिलेशन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। एंड इट्स रिप्रेजेंट लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में। डिस्टेंस की यूनिट इक्वल इसकी यूनिट होगी टी। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट इन वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इन वन ऑसिलेशन इज लैम्डा एंड टेकन टाइम टी, देन c इज इक्वल टू लैम्डा बाय t। एंड न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी द टाइम इंटर number of oscillation in 1 second, that is called frequency। उसी का नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ये थी हमारे पास में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। आगे देखिए,
क्या पढ़ रहे हैं अपन? डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर ने क्या देखा कि हर एलिमेंट का क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है, उसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके। उस कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम में जो वेव्स निकलती है, कौन सी निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं वो हमने देख ली, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, क्या उसका लैम्डा क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, स्पीड क्या, उन सबके ऊपर ने प्रॉपर्टी क्लियर कर ली। अब आगे देखिए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, ईएम वेव का स्पेक्ट्रम। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पेक्ट्रम मतलब इसकी रेंज। मैंने पहले बताया स्पेक्ट्रम मतलब रेंज। इसमें कौन कौन सी रेज आती हैं देखना। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो रेज आती हैं दैट इज गामा, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। देखना, गामा मीन्स गामा रेज, एक्स मीन्स एक्स रेज, यू मीन्स अल्ट्रावायलेट, यू मीन्स ultraviolet, V means visible, I means infrared, M means micro, R means radio। दोबारा देखते हैं। गामा means gamma rays, X means X rays, U means ultraviolet rays, V means visible rays, I means infrared, M means micro, R means radio। गामा X U V I M आर, गामा एक्स यू वी आई एम आर, गामा एक्स यू वी आई एम आर। आगे होगा आपको समझ में। इस साइड से जब आप इस साइड जाओगे, लेफ्ट साइड आप जाओगे तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लैम्डा की वैल्यू क्या करेगी? इधर जाएंगे तो अपन इंक्रीज करेगी, ध्यान रखना। लैम्डा की वैल्यू साइड जाएंगे तो क्या करेंगे? इंक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ये आप ध्यान रखना। अभी इसका लॉजिक आगे समझ में आ जाएगा अपन और क्यों हो रहा है ऐसा। वी मीन्स विजिबल, विजिबल में क्या आता है? विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। विजिबल जो है उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें? विबग्योर में। वॉयलेट, आउरिव, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। और विबग्योर में इधर से इधर जाएंगे तो वही लैम्डा बढ़ेगा, सेम वही है, लैम्डा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी कम होगी। ये ईएम वेव्स के स्पेक्ट्रम है। थोड़ा सा इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखो, यानी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को अपन शो किससे करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिस पे शो करते हैं। वेव्स की बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टी, बहुत सारी नहीं, कुछ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सब्सटेंस की नेचर, भाई अपन जो भी एक सब्सटेंस है, एलिमेंट है, उसकी नेचर को अपन शो करें, किससे शो कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से कुछ प्रॉपर्टी होती है जो अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी वेव्स बेसिस पे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ईएम वेव्स के बेसिस पे अपन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को, जो सब्सटेंस है, पार्टिकल है, एलिमेंट है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकते? दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को शो, रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कौन सी नहीं कर सकते? इंटरफेरेंस नहीं एक्सप्लेन कर सकते, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन, सॉरी उल्टा बोल दिया अपन ने। इंटरफेरेंस को शो कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन को शो कर सकते हैं, कौन कौन सी नहीं कर सकते वो भी देख लेंगे। ये ईएम वेव्स थ्योरी के बेसिस पे इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इन दोनों को। दोबारा बोल रहा हूं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, आगे देखिएगा।
कौन कौन सी शो नहीं कर सकते, ईएम वेव्स के बेसिस पे कौन कौन सी शो नहीं कर सकते, तो क्या क्या नहीं शो कर सकते, रेडिएशन या एमिशन, रेडिएशन ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी से रेडिएशन का एमिशन वो एक्सप्लेन इससे नहीं कर सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ईएम वेव्स के बेसिस पे क्या क्या शो कर सकते हैं, क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते, रेडिएशन ऑफ फ्रॉम आइडियल ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तीसरा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ईएम वेव्स के बेसिस पे किस किस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, रेडिएशन फ्रॉम आइडियल ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इनको किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो इनको अपन एक्सप्लेन करेंगे पार्टिकल नेचर, या इसी का नाम है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। दोबारा देखते हैं अपन, एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि जो रदरफोर्ड थे उसने वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, क्या एक्सप्लेन नहीं कर सके, कि हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होता है, उसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके। स्पेक्ट्रम में का जो एक्सप्लेन था, स्पेक्ट्रम में जो रेज निकलती हैं वो किसकी फॉर्म में निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में निकलती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है वो हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं, इनके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इसके भी परपेंडिकुलर होती है, इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि इसका वेवलेंथ क्या होता है, इसका लैम्डा क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वो सारी हमने देखी। फिर हमने देखा कि भाई इस ईएम वेव्स कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, ऐसी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन तीन प्रॉपर्टी, रेडिएशन फ्रॉम आइडियल ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वो किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं पर पार्टिकल नेचर के बेसिस पे, या इसी को बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने क्या बताया कि किसी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन या जो एनर्जी निकलती है वो छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल की फॉर्म में निकलती है, या एनर्जी जो आती है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है। मींस एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट पार्टिकल ऑफ एनर्जी, एनर्जी के छोटे छोटे पीस या टुकड़ों के फॉर्म में निकलती है, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में निकलती है, एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वांटा। इन पार्टिकल को प्लैंक ने क्या नाम दिया, क्वांटा। और लाइट में इसी को क्या कहते हैं, फोटॉन। प्लैंक के अकॉर्डिंग एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में होता है। इन पार्टिकल को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। लाइट के लिए इन्हीं पार्टिकल को बोलते हैं फोटोन। और क्या बताया उन्हें कि इनकी जो एनर्जी है वो इनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस ई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और E इज इक्वल टू h न्यू। व्हाट इज h? h इज द प्लैंक कांस्टेंट। h क्या हो गया यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। आगे समझ गए, ये क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी जैसे इंटरफेरेंस था, डिफ्रैक्शन था, उसको किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की वजह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेडिएशन फ्रॉम आइडियल ब्लैक बॉडी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, उनको किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या पार्टिकल नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी कुछ प्रॉपर्टी तो वेव की नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं और कुछ प्रॉपर्टी पार्टिकल की नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन दोनों को मिला के आइंस्टाइन ने बताया कि सब्सटेंस हैव डुअल नेचर। सब्सटेंस की क्या होती है? डुअल नेचर होती है। लाइट की नेचर क्या होती है? डुअल होती है। ये ऐसा किसने बताया? आइंस्टाइन ने बताया कि जो एनर्जी है उसकी कैसी नेचर होती है? डुअल नेचर होती है। कभी कभी वो वेव की फॉर्म में भी होती है, कभी कभी पार्टिकल की फॉर्म में भी होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स और कंफ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।